नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत झा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपीएससी अल्टीमेट पर। और आज हम एक बड़ा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो लगभग 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे केंद्र की विधायिका, केंद्र का विधानमंडल जिसको संसद कहते हैं। ठीक है। और संसद के बारे में आप पूरी जानकारी विस्तार से पाएंगे। और क्लास कंप्लीट करने के बाद जिस दिन संसद का टॉपिक कंप्लीट होगा उस दिन आप संसद में इतना सहजता फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ही। तो आज हाँ, एक चीज़ है, आपके लिए क्वेश्चन लेके नहीं आ पाए हैं हम, तो उनके लिए नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन दिखा दिए जाएंगे। इस क्लास में क्वेश्चन ऐड नहीं किए गए हैं। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर की खबरों से। आपको न्यूज़पेपर यदि पढ़ रहे होंगे तो पता है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है अभी, जो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिन चलेगा। ठीक है। तो ये समझिए विशेष सत्र क्या होता है, क्यों बुलाया गया है, कौन बुलाता है, क्या ज़रूरत पड़ी थी। और इससे पहले 5 बार विशेष सत्र बुलाए गए थे और ये 6वां विशेष सत्र है। और विशेष सत्र सरकार ने बुला लिया। सबसे पहला विशेष सत्र बुलाया गया था जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में ही। और इससे पहले जो विशेष सत्र बुलाया गया था, आधी रात को मोदी जी ने बुला लिया था जीएसटी का बिल पास कराने के लिए। तो अभी भी जब विशेष सत्र की घोषणा हुई तो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं परेशान हैं, पता नहीं मोदी जी कौन सा बिल पास करा के लेके जाएंगे। जीएसटी का रात को करा लिया था, कोई भी काम तो समझ नहीं आ रहा ना कि क्या कौन सा बिल पास करा ले। लेकिन जो मुद्दे चर्चा में हो उनमें है कि महिला आरक्षण का बिल पेश कराया जाए और निर्वाचन आयोग के चुनाव संबंधी जो प्रक्रिया हैं उससे संबंधित बिल है, इन बिल पे चर्चा होगी ऐसा है। लेकिन फिर भी विपक्ष, तो हमेशा याद रखिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले किसी भी नई चीज में प्रवेश करने से पहले उस कार्य की या उसके परिणामों की जब हम चिंतन मनन करते हैं तो सिर्फ अच्छे परिणामों के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए आप प्रिपरेशन करने आए हैं, ठीक है, आपने पीएससी या यूपीएससी या कोई अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की। ठीक, तो जब इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी तो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जो विचार किया गया था इसके परिणामों पे, तो क्या सोचा था? पैसा, पावर और प्रतिष्ठा। नो डाउट ये तीनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं सिविल सर्वेंट होने पर। जब हम सिविल सेवा के थ्रू किसी भी पद पर पहुंचते हैं तो ये सामान्य चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी होता है जिसके बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहता है। जब भी प्रिपरेशन करने की सोचते हैं अपने दोस्त यारों से या जो सीनियर है उनसे पूछते हैं तो वो सिर्फ इसकी चर्चा कर देते हैं, इसकी चर्चा कोई क्यों नहीं करता। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई प्लान बनाओ, जब भी कोई कार्य शुरू करो, जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचो, चाहे वो ज़िंदगी से संबंधित हो या फिर आपके किसी गोल से संबंधित हो, तो उसके परिणामों का जब चिंतन मनन करो तो उसके वर्स्ट से वर्स्ट परिणामों के बारे में सोच लेना। अर्थात
बुरी से बुरी स्थिति, बुरी से बुरी स्थिति के बारे में जरूर सोच लेना। बुरी से बुरी स्थिति क्या हो सकती है? कोई कार्य आप जो करने जा रहे हो, उस कार्य का बुरा से बुरा परिणाम क्या हो सकता है, इसके बारे में जरूर सोचना। और फिर क्या उस परिणाम के लिए आप तैयार हैं, ये सोचना। आप प्रिपरेशन करने आए हैं तो इसका बुरा से बुरा परिणाम क्या हो सकता है कि 5 साल, 7 साल, 8 साल तैयारी करने के बाद, तैयारी का मतलब ये नहीं कि टाइम निकालने के बाद, कठिन परिश्रम करने के बाद, खुद के साथ ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो, यदि कुछ भी हाथ नहीं आया तो, ये वर्स्ट कंडीशन है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तब क्या करेंगे? तो इस कंडीशन, ये कब, इसको बार बार नहीं सोचना होता। जब आप अपना प्लान बना रहे हैं, तो जब उसके परिणामों की समीक्षा कर रहे हैं, तो परिणामों की समीक्षा करते समय नकारात्मक परिणामों की समीक्षा जरूर करें। और उन नकारात्मक परिणामों में बुरी से बुरी स्थिति के लिए खुद को तैयार हैं कि नहीं, इसका प्रश्न खुद से जरूर पूछें। उसके बाद आप उस प्लान पे कार्य करें और यकीन मानिए सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आप बुरी से बुरी स्थिति को पहले से जानते हैं, और जब ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी तो आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे आहा, ये तो मैं पहले ही सोचा था कि ऐसा भी आएगा एक दौर। तो ये एक आपको हमेशा आपके काम में लगा के रखेगी। करके देखिएगा, जब आप किसी चीज की बुरी से बुरी स्थिति के बारे में सोच के बैठे हैं कि ऐसा होगा और मैं उसके लिए तैयार हूं, और इन केस आपके काम के दौरान, आपके प्लान के एग्जीक्यूशन के दौरान जब आप के सामने वो स्थिति आएगी, तो आप एकदम से घबराएंगे नहीं, क्योंकि वो स्थिति आपके सामने एकाएक नहीं आई है। उसके बारे में आप सोच चुके थे कि ऐसा दौर आएगा, और जब वो दौर आएगा तो आप मुस्कुराएंगे, स्माइल करेंगे और कहेंगे अच्छा, बड़े लेट आए लेकिन आ गए, चलो तुमसे निकलने का भी प्लान है मेरे पास, यहाँ से भी बच के निकल जाऊंगा मैं। तब आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो अभी जब मोदी जी ने या सरकार ने विशेष सत्र आयोजित किया है, ठीक है, सरकार ने विशेष सत्र आयोजित किया है, तो जब आप पार्लियामेंट या संसद की क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, तब आप समझेंगे कि सत्र बुलाना, सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, ये किसकी शक्ति है? सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना ये राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में भी सत्र बुलाए जा सकते हैं, ये सरकार के कहने पर होता है। तो अभी मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया है, विशेष सत्र। और इससे पहले 5 बार इस तरह की घटनाएं जरूरत पड़ी कि विशेष सत्र बुलाया गया है। ठीक, इनके विशेष सत्र से विपक्ष परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि अब कौन सा क्या करवाने वाले हैं, कौन सा प्रस्ताव पास कराने वाले हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सामान्य सी बात है। बोले नया संसद भवन बना है, तो नए संसद भवन, आपको ये भी पता होगा यदि न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत भी देख रहे हैं, तो अब ये जो सत्र है, ये अंतिम बैठक होगी पुराने संसद भवन में, और इसके बाद नए संसद भवन में बैठकर शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस पर चर्चा करने के लिए सत्र बुलाया गया है, ये मोदी जी कह रहे हैं। बाकी 4-5 दिन में पता चल ही जाएगा कि किसके लिए बुलाया गया था। तो विशेष सत्र बुलाना, संसद भवन, जब नए संसद में जा रहे हैं तो पुराने संसद के बारे में जान लीजिए। पुराना संसद 1921 में निर्माण इसका शुरू हुआ था, और 1927 में ये बन के कंप्लीट हो गया था।
इसके वास्तुकार थे लुटियंस। इसके वास्तुकार थे, ठीक है। और हर्बर्ट बेकर, दो लोग। और क्या है ऐसा इसमें कुछ, यही दो बातें खास थी इनको आप याद रखिए। नया संसद भवन जो अभी मई 2023 में बनके कंप्लीट हुआ, और सितंबर में, इसी मंथ सितंबर 2023 में इसको ओपन किया गया है। इसके वास्तुकार है बिमल पटेल। बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं, ठीक। तो ये नए और पुराने संसद के बारे में है। तो संसद या केंद्र की विधायिका क्या है, किससे मिलकर बनी हुई है, क्या कार्य है इसके, कौन कौन पदाधिकारी होते हैं इसमें, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो जब इतने समय से इतनी क्लासों में आपको पढ़ाया जा रहा था, तो पीछे की क्लासेस में आपको ये भी कहा गया है कई बार कि कोई कानून संसद बनाएगी। तो संसद जब हम क्लास शुरुआत ही के थे तो आपको 3 अंग बताए थे। 3 अंग कौन कौन से बताए थे? तो एक बताया था कार्यपालिका, एक बताया था कार्यपालिका, दूसरा बताया था आपको न्यायपालिका, तीसरा बताया था आपको विधायिका। ठीक, ये लोकतंत्र के अंग होते हैं। इनमें जो कार्यपालिका होती है उसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, मंत्री परिषद होती है और महान्यायवादी होते हैं। ठीक, इसको पढ़ चुके। न्यायपालिका पढ़ेंगे आगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय, एकल न्याय व्यवस्था को हमने स्वीकार किया है। और विधायिका, तो विधायिका क्या होती है? ये विधि या कानून बनाने वाली संस्था होती है। विधि या कानून बनाने वाली संस्था होती है, ठीक है। देश संचालन का आधार होती है। देश संचालन का आधार होती है। देश को जो एग्जीक्यूशन का काम है वो नो डाउट कार्यपालिका का है, लेकिन जैसे कि बजट कहाँ से आएगा? संसद से आएगा। नियम संसद से आएंगे, कानून संसद से आएंगे और जिम्मेदारियां संसद से आएगी। जिम्मेदारी संसद से आएगी, ठीक है। ये सब तो हम विधायिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विधायिका पढ़ेंगे। और संघ की जो केंद्रीय विधायिका होती है, देखिए विधायिका पढ़ेंगे तो संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, और राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है, ठीक। संसद में 3 अंग होते हैं, आपको पहले भी बताया, यहाँ सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं अपन। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। राज्य के विधानमंडल में भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, राज्यपाल, ठीक। विधान परिषद होना आवश्यक नहीं है, ये वैकल्पिक है। आवश्यक नहीं, वैकल्पिक है।
विधानसभा यदि राज्य है तो वहाँ होगी ही होगी। लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन कहा जाता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इन दोनों के पारित किए गए विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं, जहां राष्ट्रपति उन पर अनुमति देते हैं। अब उस समय जब संविधान बन रहा था जब संविधान बन रहा था उस समय लोकतंत्र की दो विधियां सामने थीं। देश के संविधान निर्माताओं के सामने लोकतंत्र की दो विधियां थीं। एक विधि थी संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी विधि थी अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो एक प्रश्न सामान्य है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने, दूरदृष्टाओं ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपना या और अध्यक्षीय शासन प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर समझ लेते हैं पहले, फिर हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने इसको क्यों अपनाया, संसदीय व्यवस्था को और अध्यक्षीय व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न था जिम्मेदारी का। सबसे पहला प्रश्न क्या था? जिम्मेदारी का। ठीक। तो संसदीय शासन व्यवस्था में आपने जब मंत्रिपरिषद पढ़ा तो मंत्रिपरिषद का आर्टिकल 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ उत्तरदायित्व अधिक था। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद जब तक रह सकती है जब तक उसको लोकसभा में विश्वास हासिल है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का संसद से या विधायिका से कोई संबंध नहीं होता, विधायिका से संबंधी नहीं होता है। ये एक बार राष्ट्रपति और उसकी कार्यपालिका एक बार चुन के आ गई तो उसके बाद विधायिका में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना बहुत टफ कार्य है, सामान्यतः उसको हटाया ही नहीं जा सकता। एक बात। दूसरी बात, वो अपने कार्यों के प्रति विधायिका में जिम्मेदार नहीं होता, अपने कार्यों को लेकर विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है, उसको विधायिका में नहीं बताना होता है। तीसरी बात क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका में या अध्यक्षीय शासन प्रणाली में बहुत टफ होती है, उसको हटाना सामान्य बात नहीं होती। चौथा पॉइंट क्या होता है? निर्वाचन। इसमें जो सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है वही देश का भी प्रमुख होता है और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। और पांचवा है चुनाव प्रणाली का जटिल होना। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में चूंकि एक व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं होता, जबकि यहाँ पे स्थिति अलग थी। अब यहाँ समझिए, तो उत्तरदायित्व संसदीय व्यवस्था को इसलिए अपनाया क्योंकि भारत में डर था, उत्तरदायित्व चाहिए था, कहीं ऐसा ना हो कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली को ले लिया जाए और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति तानाशाह हो जाए। तो इसलिए उत्तरदायित्व को बनाए रखने के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। दूसरा, भारतीय समाज की विशेषताएं जो विविधताओं से भरा पड़ा हुआ था,
क्षेत्रीय विविधताएं थीं जिसमें भाषा, जाति, धर्म से संबंधित विविधताएं थीं, उन विविधताओं को समेटने में अध्यक्षीय शासन प्रणाली सक्षम नहीं थी, इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। तो विविधता। उसके बाद अशिक्षा। हमारे यहाँ जिस समय आज़ादी मिली उस समय शिक्षा का स्तर बहुत कम था, लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया को नहीं समझ पाते। एक बात, दूसरी बात क्या था, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। ठीक। तीसरी चीज क्या थी जो सबसे बड़ी थी, वो थी अनुभव। अंग्रेज भारत में संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा कार्य कर रहे थे, इसलिए भारतीयों को इसका अनुभव भी था संसदीय शासन प्रणाली का। इन सब कारणों से भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, अब चलते हैं स्लाइड पर। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और जिसको क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। वेस्टमिंस्टर ब्रिटेन में वह जगह है जहां ब्रिटेन की संसद स्थापित है, इसलिए इसको कहा जाता है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। आर्टिकल 79 कहता है केंद्र की विधायिका होगी जिसे संसद कहा जाएगा और जो 3 अंगों से मिलकर बनी होगी। कौन कौन, वो पता है। फिर आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना बताता है और आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना बताता है। तीनों ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में सीधे सीधे कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 80। ठीक। अब पढ़ते हैं राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 80 में क्या है, तो राज्यसभा में, ये राजस्व नहीं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होंगे, जिनमें से 238 राज्यों द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाएगा। ये आर्टिकल 80 में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 250, जिसमें से 12 का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं और बाकी 238 सदस्यों का निर्वाचन होके आता है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, अर्थात इसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी विधि से इनका चुनाव होता है। ठीक है, और राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो चौथी अनुसूची है। इसको याद रखना, यहाँ इस पॉइंट को कहीं लिखा नहीं है, आप याद रखना। 4th शेड्यूल राज्यसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन के बारे में बताता है। इनके निर्वाचन कैसे होगा, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। फिर याद रखेंगे इस चीज को। ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। सीटों का बंटवारा तो उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिस दल को जितनी सीटें प्राप्त हैं विधानसभा में, उसी के अनुपात में राज्यसभा में उसके लिए सीटें दी जाती हैं। ऐसा भी एक तरीका होता है। ठीक, केवल 3 संघ शासित प्रदेश हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तीनों की खुद की विधानसभा है और वो है दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू और कश्मीर। बस याद रखेंगे, केवल 3 हैं, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर, जिनको क्या प्राप्त है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, इसको कभी भंग नहीं किया जाता। यह उच्च सदन है, इसलिए इसका कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो यह निरंतर चलने वाली संस्था है
इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल तो संसद द्वारा तय किया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसके कार्यकाल के बारे में बताया है कि 6 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। ठीक है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखिए आयु से फिर याद कर लीजिए, यहाँ 35, 30 और 25, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए 3 चुनाव लड़ने के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और गवर्नर का। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यसभा और विधान परिषद के लिए, और ये होनी चाहिए लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें तो उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, फिर महाराष्ट्र का आता है नंबर, फिर तमिलनाडु और फिर बिहार का। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16 सीटें हैं। ठीक है, एक एक सीट है, सबसे कम त्रिपुरा वगैरह में एक एक सीट राज्यसभा को प्राप्त है। जब सबसे पहली वो राज्यसभा का गठन हुआ था तो उस समय कैसे इनको हटाया गया था? तो उनको हटाने का जब, क्योंकि सब एक साथ चुन के आए थे तो अब प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नहीं हट सकते थे, तो इनको लॉटरी के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, लॉटरी के द्वारा हटाया गया था, ये और याद रख लेना। उसके बाद है, ये हुई राज्यसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी, जिनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और 2 एंग्लो इंडियन होंगे। लेकिन याद रहे 104वां संविधान संशोधन 2019 इसके द्वारा एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया है, इसलिए वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, जिसमें से 545 वर्तमान में है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया है। याद रखेंगे इस चीज को। 104वें संविधान संशोधन से 2 चीजें की गई हैं, एक तो एंग्लो इंडियन को हटाया है, दूसरा SC/ST का आरक्षण 2019 में इसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया है। ठीक, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है और चुनाव इनका तो लोकसभा का वोट हम आप सब देते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। लोकसभा में SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 के अनुसार SC को 84 सीटें आरक्षित हैं और ST को 47। ठीक है, तो SC को 84 और ST को 47 सीटें आरक्षित हैं। ये पहले आरंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन इसको प्रति बार बढ़ाया गया है और अंतिम बार 104वें संविधान संशोधन से 2019 में 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन इसको समय से पहले भी आपको पता है भंग किया जा सकता है। सरकार चाहे राष्ट्रपति को बोले तो राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं। लोकसभा में सीटें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। और मध्य प्रदेश में भी याद रख लीजिए 29 और 11, 29 लोकसभा सीटें हैं और 11 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अंतर क्या है? तो लोकसभा निचला सदन होता है, भंग हो सकता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसके चुनाव की उम्र वही 25 वर्ष होगी। ठीक, राज्यसभा उच्च सदन होता है। उसके बाद लोकसभा में देखिए, राज्यसभा के चुनाव प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति समझाई जा चुकी है। लोकसभा में 2 शब्द आते हैं, एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली और उसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो दोनों को समझ लीजिए।
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? संपूर्ण देश को उतने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जितनी लोकसभा की सीटें हों। मान लीजिए लोकसभा की 50 सीटें हैं, तो संपूर्ण देश को 50 क्षेत्रों में बांटा जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र को का जो प्रतिनिधि करेगा, ऐसी व्यवस्था को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। देखिए, लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसके लिए संपूर्ण देश को उतने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है जितनी संख्या में प्रतिनिधि चुने जाने हैं। इसका आधार क्या होती है? जनसंख्या होती है कि जनसंख्या के आधार पर विभाजन किया जाता है। और इसी के लिए, इस विभाजन को करने के लिए, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जो आर्टिकल 82 में इसके बारे में दिया हुआ है। परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और अभी तक परिसीमन आयोग 4 बार गठित किया गया है। 1952, 62, 72, 02, 1952, 1962, 1972 और 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग स्वायत्त संस्था होती है और इसके निर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इसके निर्णय को। और इसका अध्यक्ष, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होते हैं। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? तो प्रतिनिधित्व की ऐसी प्रणाली जिसमें संपूर्ण देश को उतने हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं और प्रत्येक हिस्से से एक प्रतिनिधि उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसको क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं और इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जो अभी तक 4 बार गठित किया गया है। ठीक। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? तो एकल संक्रमणी मत पद्धति में आपने देखा था कि वहाँ 50% +1 का कोटा हासिल करना पड़ता था जब भी कोई विजित घोषित होता था, विजयी घोषित होता था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है? मान लीजिए 5 लोग खड़े हुए हैं और सबको 10-10 वोट सब किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8 वोट मिले हैं। तो जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त है वो जीत जाएगा, यानी कि 8 वोट वाला। ठीक है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में उपयोग होने वाली चुनाव प्रणाली जिसमें सभी उम्मीदवारों में जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है उसे विजयी माना जाता है। इसमें किसी तरह का कोटा नहीं होता और ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं रखता। कैसे नहीं रखता? अब देखिए, ये 3 लोगों को मिलके कितना मत प्राप्त हुआ है? 6, 5, 11, 7, 18। और जबकि इसको कितना? तो 8। 18 लोगों ने तो इसको पसंद नहीं किया ना, लेकिन फिर भी जीत गया। तो इस बात को लेके है। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली होती है जो प्रत्यक्ष निर्वाचन में उपयोग की जाती है, जिसमें कोटा नहीं होता है। जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो जीत जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? तो प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली होती है जिसमें संपूर्ण देश को उतने हिस्सों में बांटा जाता है जितने हिस्सों में जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं। ठीक। उसके बाद संसद का सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है? तो दो, एक निरर्हता है और एक अर्हता है। 84 में इसके बारे में दिया हुआ है। तो दो होती हैं, एक होती हैं अर्हताएं और दूसरी होती है निरर्हताएं। ये होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए ये भी बताएंगे। और निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का निपटारा राष्ट्रपति करते हैं निर्वाचन आयोग की सलाह पर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अर्हताएं क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है निर्वाचन चुनाव लड़ने वाले को। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। लोकसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। इसका मतलब है जिस क्षेत्र से, जहां से आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र में आप पंजीकृत मतदाता होने चाहिए। राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा का चुनाव कोई भी व्यक्ति देश में कहीं से भी लड़ सकता है। इसीलिए पता चलता है साउथ वाले एमपी से निर्वाचित होके आ जाते हैं, यूपी से निर्वाचित होके आ जाते हैं। तो ये याद रखना। पहले उसमें भी था कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी संबंधित क्षेत्र में राज्य में होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी है, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जाती है, तो सजा की अवधि के साथ 6 वर्ष तक वह संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है। 6 वर्ष तक वह संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। और इसी विवाद पर, इसी मुद्दे पर अभी न्यूज में शायद 1-2 दिन पहले ही था, अरुण मिश्रा जो हमारे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं और निवर्तमान न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से उससे अधिक की सजा मिल जाती है तो वो आजीवन किसी सरकारी पद पर यानी कि सिविल सेवक या किसी भी पद पर नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति जो 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पा चुका है, वो कानून कैसे बना सकता है, इस पर विचार। दूसरा है, लाभ का पद धारण ना करता हो, दिवालिया ना हो, विकृति चित्त ना हो। लाभ का पद धारण ना करता हो, दिवालिया ना हो और विकृति चित्त ना हो, ये भी होना चाहिए। उपरोक्त निर्हताओं का यानी कि 5 और 6 ये निर्हताएं हैं। ठीक है। ये दोनों क्या है, निर्हताएं हैं कि 2 वर्ष उससे अधिक की सजा यदि मिली है तो, और लाभ का पद धारण ना करता हो, दिवालिया ना हो, विकृति चित्त ना हो। इन निर्हताओं के संबंध में जिनका 102 में आर्टिकल 102 में वर्णन है, फैसला राष्ट्रपति करते हैं, निर्वाचन आयोग की सलाह पर करते हैं और इनका फैसला अंतिम होता है। तो निर्हताओं के संबंध में राष्ट्रपति करेंगे और दल बदल के संबंध में सभापति अध्यक्ष करेंगे। ठीक है। लोकसभा का है यदि कोई मामला दल बदल से संबंधित तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा से है तो सभापति करेंगे। तो निर्हता और दल बदल को याद रखना। तो ये योग्यता थी बनने के लिए। संसद में स्थान रिक्त कब माना जाएगा? तो देखिए, यदि किसी सदस्य की, संसद सदस्य की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे या उसका निर्वाचन रद्द हो जाए तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। एक बात, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लोकसभा राज्यसभा का एक साथ चुनाव हुआ, दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे 10 दिन के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता को त्यागपत्र देना होगा। और यदि नहीं देता है तो जिस सदन के लिए वह निर्वाचित हुआ था, बाद में पहले जिसके लिए निर्वाचित हुआ था उसमें उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। मान लीजिए अभी कोई राज्यसभा का सदस्य है और उसने चुनाव लड़ा और वो लोकसभा का भी सदस्य बन गया, तो 10 दिन के अंदर यदि उस व्यक्ति ने इनमें से किसी एक पद को नहीं छोड़ा तो उसका राज्यसभा वाला पद खाली हो जाएगा, लोकसभा वाले पद पर बना रहेगा। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है और 14 दिन के भीतर उसने नहीं बताया तो उसका लोकसभा वाला पद खाली हो जाएगा, विधानसभा में बना रहेगा। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करना होता है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। मान लीजिए लोकसभा में कोई व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव लड़ा, लोकसभा का ही, एक ही सदन का है, 2 स्थानों से चुनाव लड़ा और वो दोनों स्थानों से जीत गया, तो यदि वह इसके बारे में, यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव जीतता है, यदि वह किसी एक सीट को 10 दिन के अंदर नहीं छोड़ता है तो उसकी दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। ठीक। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचित हो गया तो 14 दिन के भीतर एक की सदस्यता से त्यागपत्र ना दे तो संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये वाला पॉइंट। यदि कोई व्यक्ति लगातार 60 दिनों तक बिना सूचना दिए संसद की बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकते हैं अध्यक्ष या सभापति। ठीक। ये हुआ था उनको लेके कि कब पद रिक्त माना जाएगा। फिर शपथ तो आर्टिकल 99 में दिया हुआ है और शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं या उनके द्वारा निर्देशित कोई व्यक्ति दिलाएगा। बेसिकली शपथ दिलाने का काम क्या होता है तो अभी आप पढ़ेंगे। जब नई लोकसभा का गठन होके आता है तो आपको पता है
कि जो अध्यक्ष होता है पुरानी लोकसभा का, वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती। जब नई लोकसभा गठन होके आती है तो इसमें से एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जिसको सामयिक अध्यक्ष बोलते हैं, और इसको राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, और इसको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और इसके दो मुख्य काम होते हैं, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। ठीक है, ये इसके दो कार्य होते हैं। और जैसे ही स्थायी नए अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, ये प्रोटेम स्पीकर होते हैं समाप्त हो जाता है, ये पद बर्खास्त हो जाता है। ठीक है, तो अध्यक्ष राष्ट्रपति सदस्यों को, संसद के प्रत्येक सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, लेकिन आर्टिकल 99 कहता है राष्ट्रपति या उनके द्वारा, तो राष्ट्रपति किसको निर्देशित कर देते हैं? प्रोटेम स्पीकर को। जब तक कोई सदस्य शपथ नहीं लेता है तब तक वह सदन की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा, उसको सदस्य नहीं माना जाएगा, और यदि लेता है तो जुर्माना लगेगा। वेतन भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक, संसद के पदाधिकारी, तो संसद में राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, और लोकसभा में सभापति एवं उपसभापति, या लोकसभा में इनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोला जाता है। तो सभापति तो पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। और सभापति और उपसभापति एक पैनल बनाया जाता है, ये सदस्यों के बीच से होते हैं। तो पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है। दो बातें याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। और जबकि उपाध्यक्ष की तारीख कौन तय करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। ठीक, दोनों बातों में कंफ्यूजन नहीं होना है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करेंगे और लोकसभा उपाध्यक्ष की तारीख को अध्यक्ष तय करेंगे। अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से लोकसभा सदस्य अपने बीच से करते हैं। जब लोकसभा विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता। नई लोकसभा, ये अभी बताया आपको, कि बैठक तक पद धारण करता है वो। ठीक है, तो यदि निर्वाचन होगा साधारण बहुमत से, जो लोग नई लोकसभा में चुन के आए हैं उनमें से सब लोग साधारण बहुमत से, सामान्यतः सत्ता पक्ष का ही, जिसकी सरकार बन रही हो, जिसको बहुमत प्राप्त हो, उसी दल का अध्यक्ष बन जाता है। इनको हटाते कहते हैं कैसे हैं? तो उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से इनको हटाया जाता है, और इनके हटाने का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा। अभी कार्यों में पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। ये शब्द पहले भी आप सुन ही चुके हैं। निर्णायक मत देता है, सामान्य स्थिति में मत नहीं देता, यदि वोट बराबर हो जाते हैं तो मत देता है। लेकिन यदि उनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव हैं तो दो चीजें हो जाएंगी, एक तो वो अध्यक्षता नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, अध्यक्षता नहीं करेंगे। दूसरा, निर्णायक मत नहीं देंगे, आरंभ में मत दे देंगे, आरंभ में मत दे सकते हैं, निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये तो उनको हटाना है तो उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत होना चाहिए, और 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। इनके कार्य और शक्तियाँ क्या होते हैं? तो सदन की कार्यवाही और संचालन इनका मुख्य कार्य होता है, सदन को चलाना इसका मुख्य कार्य होता है, इनका प्राथमिक कर्तव्य है। सदन के भीतर भारत के संविधान की क्या व्याख्या करना है, तो ये उसकी व्याख्या करते हैं। कोरम, यदि कोरम क्या होता है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग को कोरम या गण पूर्ति कहते हैं, कोरम या गण पूर्ति कहा जाता है। और यदि किसी सदन को आवश्यक रूप से चलाने के लिए कोरम का होना आवश्यक है, कोरम पूर्ण नहीं होता है तो सदन नहीं चलेगा, तो कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करना ये उनकी शक्ति और कार्य है। सामान्य स्थिति में मत नहीं देते, निर्णायक मत देते हैं वो। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक बुला लेते हैं ये। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, यदि प्रधानमंत्री को कोई जरूरी आवश्यक काम है तो ये गुप्त बैठक बुला सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित कौन करते हैं?
कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसको प्रमाणित करने का कार्य भी किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। दल बदल से संबंधित निर्हताओं का निपटारा करते हैं, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। यदि निर्हताओं से संबंधित प्रश्न है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करेंगे, 102 के अगर कोई निर्हता है तो। यदि दल बदल से संबंधित कोई बादला है, निर्हता है, तो निपटारा संबंधित सदन के अध्यक्ष सभापति करेंगे। विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का पदेन सभापति होता है। विधायी निकाय यानी कि जैसे कि विधानसभा वगैरह, इनकी यदि कोई मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है, तो उसकी अध्यक्षता स्वतः रूप से या पदेन रूप से लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कार्य मंत्रणा समिति, देखिए जो संसदीय समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष होते हैं। वरीयता सूची में उनका स्थान मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें नंबर पर आता है, यानी कि आप समझ लीजिए प्रतिष्ठित पद है। वरीयता सूची में उनका स्थान मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें नंबर पर आता है। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने और व्यवस्था बनाए रखने की उसकी शक्ति न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर है। वो सदन में किस तरीके से सदन को चलाएंगे, किस तरीके से व्यवस्था को बनाएंगे, ये वो उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा। इससे लेकर किसी न्यायालय में ये नहीं कहा जा सकता, यानी कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ये बाहर है। लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है और पद रिक्त है, दो चीजें हैं। यदि अनुपस्थित है तो एक 10 सदस्यों का पैनल होता है, उसमें से कोई एक व्यक्ति अध्यक्षता कर लेगा। लेकिन जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिससे राष्ट्रपति नियुक्त कर दें। ठीक है, यदि अनुपस्थित है तो 10 सदस्यों की तालिका में से कोई व्यक्ति कर लेगा, और यदि पद रिक्त हो गया है तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे कि कौन अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पृथक शपथ नहीं लेते, ये लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, संसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है तो बता ही चुके हैं। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति नवनिर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य होते हैं, सदस्यों को शपथ और अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। ठीक, तो इसके साथ ही आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू। यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये संसद से संबंधित पहला पार्ट था। इसके दूसरे पार्ट में हम संसद की कार्यवाही को समझेंगे कि किस तरह से संसद की कार्यवाही चलती है, किस तरह से प्रस्ताव आते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, उन सब के बारे में। तो जुड़े रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।